Good morning, dear student, and hope you all are fine, well and fine at your home. So आज का जो टॉपिक है वो एक्टिवेशन एनर्जी है. So आज हम इस क्लास में एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. So पहले तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं, और इस रेट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है तुम्हें आज समझ में आएगा. ठीक है. सो एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले तुम लोगों का पहले फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि जो मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में शुरुआत में मैंने बताया था कि किसी भी अगर रिएक्शन अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है, तो ये जो रिएक्टेंट था रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. सो इट इज नॉट लाइक दैट ओनली वन मॉलिक्यूल दैट अंडरगो रिएक्शन. नो, हम एक मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, या फिर 3-4 मोल लेते हैं, तो उतने रिएक्ट और बहुत सारे मोल लेकर भी हम रिएक्शन, मतलब हम जब रिएक्शन करते हैं तो जैसे एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन नहीं होता है, वहां पे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन होता है, और उस कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है, और कोलिजन से ही रिएक्शन होता है. कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन होने के लिए कोलिजन जरूरी है, और इस कोलिजन के बारे में हम कोलिजन थ्योरी में भी पढ़ेंगे. लेकिन अभी तुम्हारा दिमाग में ये फीड होना चाहिए कि रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होना जरूरी है. ठीक है. तो कोई कहीं भी अगर रिएक्शन होता है तो उसका कोलिजन आता है. अब ये जो मैं कोलिजन की बात कर रहा हूं, सो उस कोलिजन को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. एक्चुअली यही कंसेप्ट तुम्हारा कोलिजन थ्योरी में भी है. एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, और एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, और एक होता है इनइफेक्टिव कोलिजन. इनइफेक्टिव कोलिजन, ये इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? मतलब जैसे कि मॉलिक्यूल में कोलिजन हो रहा है, ये तो सही है, जब रिएक्शन होता है तो कोलिजन होता है, लेकिन सभी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनते, और या फिर सभी कोलिजन से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. सो जो कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है और जिस कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है उसे हम एक इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे, और जिस कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो उसको हम एक इनइफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे. समझ में आ गया? तो एक इफेक्टिव कोलिजन होता है और एक इनइफेक्टिव कोलिजन होता है. इफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है और इनइफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं समझने के लिए कि इनइफेक्टिव कोलिजन से रिएक्शन नहीं होगा. तो कोलिजन तो होता है, ये तो सही है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट कौन से कोलिजन से बना है? वो प्रोडक्ट इफेक्टिव कोलिजन से बना है. ये समझ में आ गया सब लोगों को? ये कोलिजन थ्योरी में भी आएगा. सो इफेक्टिव कोलिजन लीड्स टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. अभी नेक्स्ट में हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर कौन सा कोलिजन इफेक्टिव होगा और कौन सा कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, और नॉन इफेक्टिव और इनइफेक्टिव होगा. तो इसके लिए क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का एक एनर्जी बैरियर होता है. किसी भी रिएक्शन का एक एनर्जी बैरियर है. एनर्जी बैरियर है, इसका मतलब है क्या? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एनर्जी के अगर हम रिलेशन देखेंगे, मान लो कि ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है. इस ग्राफ में यहाँ पर एनर्जी लिया है मैंने वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? रिएक्शन प्रोग्रेस. रिएक्शन प्रोग्रेस को हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं. मतलब यहाँ से रिएक्शन यहाँ शुरू हुआ है और इस तरफ चल रहा है. तो इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक हाईएस्ट एनर्जी बैरियर होता है. एक हाईएस्ट एनर्जी बैरियर मतलब उस रिएक्शन को और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन हो रहा है उस कोलिजन से कुछ एनर्जी निकलता है, और उस एनर्जी इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना चाहिए. इस एनर्जी बैरियर से जो भी क्रॉस कर पाएगा और जो कोलिजन इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएट रहेगा उसी से ही प्रोडक्ट बनेगा. मैं इसको और कुछ एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि ये जो एनर्जी बैरियर है, मान लो 10 कोलिजन हो रहा है, 10 कोलिजन पर सेकेंड हो रहा है, लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, 6 कोलिजन इतना एनर्जी क्रॉस कर सकते हैं, और वहां से जितना एनर्जी रिलीज होता है वो इसको ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट है, और 4 में उतना एनर्जी सफिशिएंट नहीं है. मतलब 6 कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनेगा, बाकी 4 से प्रोडक्ट नहीं बनेगा. जैसे कि एनर्जी, मान लो मैं इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट का कुछ एनर्जी जरूरी है, ये भी ध्यान रखना. हर एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ एनर्जी होता है. जैसे कि यहाँ पर रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो ये तो रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी है,
ये जो मैंने इतना जो एनर्जी मैंने यहाँ पर लिया था, ये रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी है, और ये जो प्रोडक्ट का भी इंटरनल एनर्जी है, ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ कोलिजन्स होते हैं तो उस कोलिजन से भी एनर्जी निकलता है। उसका पहले इंटरनल एनर्जी था और उस कोलिजन से कुछ एनर्जी निकलेगा। जब इंटरनल एनर्जी और कोलिजनल एनर्जी जब बन मिल जाएंगे फिर उसका एनर्जी बढ़ेगा। तब एनर्जी जब बढ़ जाएगा तो ये बैरियर को जब क्रॉस करके निकल जाएगा, और इस बैरियर को अगर क्रॉस कर गया तभी जाकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। जैसे कि मान लो कि ये वाला एनर्जी जो है इसका 50 किलो जूल है, रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी जो है 50 किलो जूल है, प्रोडक्ट का मान लो इस डायग्राम के हिसाब से 30 किलो जूल है, और ये जो एनर्जी बैरियर है सपोज 100 किलो जूल का एनर्जी बैरियर है। क्लियर? सो रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी कितना था? 50 किलो जूल का था। अभी रिएक्टेंट जो जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन शुरू होने से पहले हैं, इन सभी में कितना किलो जूल का एनर्जी है? 50 किलो जूल का एनर्जी है। अब सभी में कोलिजन होगा। इस मॉलिक्यूल 1 का मॉलिक्यूल 2 के साथ कोलिजन हो रहा है, मान लो 3 के साथ भी कोलिजन हो रहा है, 4 के साथ भी कोलिजन हो रहा है। तो ये जो कोलिजन होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका कोलिजन हो सकता है, ऐसा कोलिजन हो सकता है, और ऐसा मान लो कि जैसे कि सिर्फ इतना ही होगा। और ये तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे कि मैं इस तरफ से, मेरे दोनों हाथ है, ये इस तरह से आ रहे तो ऐसा कोलिजन हो रहा है, इस तरह से आएंगे तो ऐसा कोलिजन होगा। तो ये जो कोलिजन होता है वो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है? तो सभी कोलिजन से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगा। मान लो कि एक के साथ 2 का जब कोलिजन हुआ तब वहां से 30 किलो जूल का एनर्जी निकला है। तो इसका मतलब क्या है? उनका एनर्जी पहले 50 था, फिर वहां से 30 किलो जूल निकला। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? 1 और 2 का जब कोलिजन हुआ, मैं तुमको वीडियो में ही बता रहा हूँ, ये सब रेंडमाइज मैं एक सिंबॉलिक से इसको समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सर आपको कैसे पता चलेगा 30 किलो जूल है, आपको कैसे पता है कि 50 किलो जूल है? ऐसा क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास नहीं है। मैं इसको सिंबॉलिकली समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि चीजें क्या है। तो इसीलिए मान लो कि मैंने समझा दिया कि एक सबका एनर्जी तो 50 किलो जूल था। सो मॉलिक्यूल 1 का जब मॉलिक्यूल 2 के साथ कोलिजन हुआ, और मैंने बता दिया कि सभी कोलिजन का एनर्जी सेम नहीं होगा, ये डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड करता है और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 और 2 से जब कोलिजन निकला तो वहां से सपोज 30 किलो जूल का एनर्जी आया। तो उनका एनर्जी पहले 50 किलो जूल था और अभी ये 30 हो गया, मतलब टोटल एनर्जी कितना हो गया? 80 किलो जूल रहा। 80 किलो जूल जब रहा तो लेकिन कितना किलो जूल चाहिए क्रॉस करने के लिए? 100 किलो जूल चाहिए। लेकिन यहाँ से कितना एनर्जी आ रहा है? 80 किलो जूल आ रहा है। तो 1 का 2 के साथ जो कोलिजन होगा उसमें से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मान लो इस डायरेक्शन में जब 1 का 2 के साथ कोलिजन हो रहा है तो वहां से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ठीक है? समझ में आ गया? क्योंकि उनका कोलिजन से 80 किलो जूल टोटल हो गया, 30 किलो जूल निकला, पहले 50 था, 50 प्लस 30 80 हो गया। तो इसीलिए यहाँ से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अभी 1 को 3 के साथ कोलिजन कराते हैं। मान लो कि 1 का 3 के साथ जब कोलिजन हो रहा है तो 1 का अगर 3 से कोलिजन होगा तो सपोज वहां से 60 किलो जूल का एनर्जी निकला है, ये अच्छी तरह से कोलिजन बन गया। तो 1 और 3 से जो कोलिजन बना वहां से 60 किलो जूल का एनर्जी निकला। उनका 30 था और उनका अभी 60 आ गया। तो मान लो ये एक्चुअली ऐसा कैलकुलेट नहीं करते। मान लो कि इनके कोलिजन से पहले 80, इस टोटल को भूल जाओ। सो इनके कोलिजन होने से मान लो 80 किलो जूल आया है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन 1 और 3 का कोलिजन होने के बाद मान लो 130 किलो जूल का एनर्जी आ गया। सो ये समझने के लिए सही था, लेकिन मैं टोटल ये बता रहा हूँ कि 1 और 2 के साथ कोलिजन होने से 80 किलो जूल आया, 1 और 3 का कोलिजन होने से 130 किलो जूल आया। अब बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? देखो थ्रेशोल्ड जो ये जो हाईएस्ट एनर्जी था कितने किलो जूल का था? 100 किलो जूल का था। इनका एनर्जी 50 किलो जूल था। तो कोलिजन होने के बाद यहाँ इस कोलिजन से कितना एनर्जी आया? 130, मतलब 100 से ज्यादा है। सो ये क्रॉस करके निकल जाएगा। तो और इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इस कोलिजन में सफिशिएंट एनर्जी है। तो इसीलिए 1 और 3 का जब कोलिजन होगा तभी वहां से प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन 1 और 2 के साथ जब कोलिजन हो रहा था तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? उस कोलिजन से 80 किलो जूल आ रहा है। ये यहाँ पर इंटरनल एनर्जी और कोलिजन एनर्जी दोनों मिलाकर ही मैं बता रहा हूँ। तो 80 किलो जूल का एनर्जी इसको क्रॉस करने के लिए इनसफिशिएंट है, मतलब ये कम है। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे? इस 80 किलो जूल एनर्जी से जो कोलिजन हो रहा था, जहां से 80 किलो जूल का एनर्जी निकल रहा था, वो इनइफेक्टिव कोलिजन होगा, क्योंकि उस कोलिजन के पास इसको क्रॉस करके जाने की, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने की क्षमता नहीं है। समझ में आएगा? और इस कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
या फिर रिएक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए इस कोलिजन को हम एक इनइफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। लेकिन 1 और 3 से जब कोलिजन हो रहा था तो वहां से 130 किलो जूल एनर्जी निकल रहा था, तो इसको क्रॉस करके जाने के लिए उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है उस कोलिजन से, सो इसीलिए इसको एक हम इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। समझ में आ गया सब लोगों को? सो इस एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू को क्रॉस करके जाना चाहिए। This reactant molecule must cross or must cross this minimum energy। मिनिमम मतलब इतना एनर्जी मिनिमम उसके पास होना चाहिए। 100 से ज्यादा है तो बनेगा, लेकिन 100 से अगर एक भी कम है तो वो नहीं होगा। 100 से ज्यादा है कोलिजन में, 100 से ज्यादा है तो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन 100 से अगर एक भी कम हुआ तो वहां से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने इस 100 को मिनिमम लिया। मिनिमम कोलिजन के पास 100 किलो जूल का एनर्जी होना चाहिए, मिनिमम। 100 से अगर ज्यादा है तो इजीली प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। सो दिस मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू पोजेस टू ब्रिंग ए इफेक्टिव कोलिजन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इतना मिनिमम एनर्जी होना चाहिए अपने कोलिजन में जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सके, इसलिए उस कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन भी बोलेंगे। समझ में आ गया? मैं तुम्हें इस चीज को और इस मिनिमम एनर्जी, इस क्या 100 किलो जूल का जो मिनिमम एनर्जी है, उस मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और इसको मैं ETH लिखूंगा। ETH मतलब दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो इतना मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट के पास और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस टू ब्रिंग ए इफेक्टिव कोलिजन। टू ब्रिंग ए इफेक्टिव कोलिजन मतलब एक प्रोडक्ट देने के लिए इतना मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के अंदर इतना एनर्जी इन्वॉल्व होना चाहिए। उस मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? और ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये मेरा बना था रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी, ये था प्रोडक्ट का एनर्जी। अब यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच जो गैप है, जितना एनर्जी डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, EA। सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट बोलेंगे। क्लियर? मान लो अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता तो यहां पर प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन सकता था, तो यहां पे भी हम प्रोडक्ट से और रिएक्टेंट के एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में जो भी एनर्जी डिफरेंस है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द प्रोडक्ट बोलेंगे, और इसको एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट बोलेंगे। ये मैं रिवर्सिबल के हिसाब से दिखा रहा था। दोनों तरफ से तुम एक्टिवेशन एनर्जी का कांसेप्ट ले सकते हो। समझ में आ गया? सो इस रिएक्टेंट एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में जितना डिफरेंस है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो बेसिकली अगर मैं मैथमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन अगर लिखूं तो क्या होगा? EA इज इक्वल टू ETH माइनस E ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी है। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट। समझ में आ गया? मान लो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द प्रोडक्ट निकाला, मैं इसको EA देता हूं, इसको EA डैश दे रहा हूं। सो EA डैश क्या होगा? वही ETH माइनस EP होगा। इसको हम EA डैश भी बोल सकते हैं, और दिस इज फॉर द रिएक्टेंट अगर मैं लिख रहा हूं तो उसको मैं प्रोडक्ट के लिए मैं लिखूंगा। समझ में आ गया सबको कि इन दोनों के डिफरेंस को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या हुआ? रिएक्टेंट के पास जितना एनर्जी था उसको कितना और एनर्जी दिया गया, और व्हाट द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि इसके पास पहले 50 था, उसको और 50 किलो जूल का एनर्जी चाहिए, मिनिमम 50 किलो जूल का एनर्जी चाहिए। सो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट नीड, समझ में आया? चाहिए ही चाहिए टू ब्रिंग ए इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में? सो वट एवर द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नीड्स टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। और इस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इस मिनिमम एनर्जी को हम बोलेंगे उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान रखना, बच्चे बोलते हैं ये एक्टिवेशन नहीं, ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। यहां पहुंचने के लिए रिएक्टेंट को जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम उसका एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज
मैं रिएक्टेंट के हिसाब से डेफिनेशन देख रहा हूं। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट नीड टू ब्रिंग ए इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। और ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। अभी मैं तुमको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। मान लो तुम बुक स्टोर पे गए और तुमने इस बुक को खरीदा, और इस बुक को खरीदने के लिए तुमने बुक स्टोर पे गए हो, ठीक है। बुक स्टोर के पास तुम 4 जन अपने 4 फ्रेंड के साथ इसको खरीदने के लिए गए हो, ठीक है। अभी मान लो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। 4 जन मान लो ए, बी, सी और डी, ये सभी लोग बुक खरीदने के लिए मार्केट में गए हैं और ए को बुक खरीदना है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज इस बुक का प्राइस है 400, इस बुक का प्राइस है 400, ये मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूं। इस बुक का प्राइस है 400, ओके। और ए को पापा ने दिया है मान लो 200 दिया है। सबके पास कुछ तो कुछ पैसे होंगे। बी के पास मान लो 100 है, सी के पास 300 है, डी के पास मान लो 50 है, और सब ई भी गया है, ई के साथ मान लो 400 है, ठीक है। ध्यान रखो, ये मेरा सिचुएशन को समझो। 5 फ्रेंड मार्केट में गए हैं और एक बुक, इस बुक को खरीदने के लिए गए हैं। बुक का प्राइस जो है 400 है। ए, बी, सी, डी, ई सब लोग गए हैं, ठीक है। ये 5 जन गए हैं। अब देखो, इसमें से कोई भी बुक को नहीं खरीद सकता। नोबडी कैन बाय द बुक यहाँ पर। और या फिर मैं कह सकता हूं कि एक को अगर हम रेफरेंस लेंगे तो एक बुक नहीं खरीद सकता। तो बुक को खरीदने के लिए ए को चाहिए 400। अभी क्या करेगा? ए बी के साथ डिस्कस करेगा मतलब मान लो कि कोलिजन को हम जो बोल रहे हैं, ए और बी में कोलिजन होता है, और या फिर ए बी के साथ मिलेगा। अगर ए बी के साथ मिलेगा तो बुक खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। क्यों? ए और बी को दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 300 हो गया। सो ए और बी के बीच में जो भी कोलिजन हुआ और जो भी डिस्कशन हुआ, दैट इज इनइफेक्टिव डिस्कशन हम बोलेंगे, और या फिर इनइफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। अभी देखो, ए का सी के साथ कोलिजन होगा। हाँ, अगर ए का सी के साथ कोलिजन हो रहा है तो 300 प्लस 200 है तो 500, 400 तो चाहिए उसको। तो डेफिनेटली यहां से हम बुक खरीद सकते हैं। बुक खरीद सकते हैं मतलब यहां पर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। मैं इसको रिएक्शन की तरह में कोरिलेट कर लेता है। जब बुक खरीद देते हैं, अब बुक जब हमारा हो गया तो हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट हो गया। फिर उस तरह से ए का अगर डी के साथ होगा तो नहीं बनेगा। ए का अगर ई के साथ होगा तभी तो बनेगा, क्योंकि 400 प्लस 200 600 चाहिए 400। ये समझ में आ गया। तो ये जो 400 था वो क्या था? 400 था, दिस इज द मिनिमम प्राइस ऑफ बुक। ये बुक का मिनिमम प्राइस था। मतलब एक बंदे को बुक खरीदने के लिए मिनिमम 400 चाहिए। समझ में आ गया? इस 400 क्या था? दिस इज द मिनिमम प्राइस ऑफ बुक, और इसको हम बोलेंगे बुक का थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड मनी। समझ में आ गया? 400 को हम क्या बोलेंगे? ये बुक का थ्रेशोल्ड मनी है। ये बुक का थ्रेशोल्ड मनी है। इज इट क्लियर टू ऑल? दिस 400 इज द थ्रेशोल्ड मनी ऑफ द बुक। क्लियर? जो कि मेरा ये वाला था, ये जो एनर्जी बैरियर था। मतलब 400 का बैरियर है, किसी को बुक खरीदने के लिए 400 का बैरियर क्रॉस करना होगा। ये तो तुम बोल सकते 400 होगा तो क्या होगा? 400 होगा तो फिर बुक मिलेगा। लेकिन रिएक्शन में कुछ अलग ही होते हैं। जब सिर्फ 400 है तब दोनों पॉसिबिलिटी, बैक भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में तुम अभी से मत समझो। अभी बस हम इसके लिए इसको इस तरह से समझते हैं। 400 मिनिमम चाहिए, 400 से ज्यादा है तो बुक हमारा हो जाएगा। ये तो कोई पूछने की बात है नहीं। तो इसमें से कौन कौन सा इफेक्टिव हुआ? ए सी के साथ कोलिजन इफेक्टिव हुआ, ए ई के साथ कोलिजन इफेक्टिव हुआ। तो इससे ही बुक हम खरीद सकते हैं। इस दोनों कोलिजन से बुक खरीद सकते हैं। अब देखो, ये 200 जो था वो क्या था? वो ए का इंटरनल मनी था, लेकिन उसको कितना ज्यादा चाहिए? उसको 200 चाहिए, 200 एक्स्ट्रा चाहिए। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो बी खरीदता तो बी को कितना एक्स्ट्रा चाहिए? बी को एक्स्ट्रा 300 चाहिए। ए को एक्स्ट्रा कितना चाहिए? ए को एक्स्ट्रा 200 चाहिए। वो जो एक्स्ट्रा 200 चाहिए ए को बुक खरीदने के लिए, उस एक्स्ट्रा को हम उसका एक्टिवेशन बोलेंगे, उसका एक्टिवेशन मनी बोलेंगे। मैं मनी ही लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ गया। सो 400 उसका थ्रेशोल्ड था, 200 उसका इंटरनल था। अभी उसका जो एक्स्ट्रा 200 जो चाहिए वो 200 हो गया उसका एक्टिवेशन एनर्जी। तो बी के रेफरेंस में अगर हम बोलेंगे एग्जांपल में तो क्या हो? 100 उसका इंटरनल था, 400 मिनिमम प्राइस था। अब इसका कितना एक्टिवेशन एनर्जी आएगा?
बी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बी के हिसाब से क्या होगा, 300 इसका एक्स्ट्रा मनी चाहिए। सो उस 300 इस बी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। ये मैंने एक जनरल एग्जांपल समझाया था ताकि तुम्हें इन टर्मिनोलॉजी के बारे में पता चले। ये क्या है, दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेसेस, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी और मस्ट नीड, उसको उतना एक्स्ट्रा चाहिए, द रिएक्टेंट एक्स्ट्रा मस्ट नीड टू क्रॉस द मिनिमम एनर्जी बैरियर और टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर, मस्ट possesses this amount of energy to bring effective collision to cross the threshold energy। मेरे ख्याल से इतना सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में दो डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी था, थ्रेशोल्ड एनर्जी का और एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं डेफिनेशन के हिसाब से लिख देता हूं, उसके बाद हम और इसके बाद ग्राफ प्लॉट कर देंगे। इसको ही जो जो मैंने समझाया हम उसको ही लिखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में ही लिख देते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो मैं समझता हूं वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं और उसको ही मैं लिखूंगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी or defined the reactant molecules must possesses to bring about a or about an effective collision। Must possesses to bring about an effective collision और to give product भी लिख सकते हो। The reactant molecules must possesses to give product और to give reaction। जो भी लिखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा और इतना तो लिखोगे तो भी चलेगा। ये समझ में आ गया। Threshold energy is defined as the minimum energy reactant molecules must possesses to bring about an effective collision or to give product। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी मस्ट होना चाहिए और मस्ट जरूरी है उसको। क्लियर क्लियर क्लियर। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज द मिनिमम एनर्जी बैरियर दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैज टू क्रॉस। मिनिमम एनर्जी बैरियर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैज टू क्रॉस टू ब्रिंग अबाउट एन इफेक्टिव कोलिजन। एनर्जी बैरियर भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, जो मैंने किया था ऑलरेडी। एक रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी होता है और प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी होता है। तो वो जो एनर्जी बैरियर है, मिनिमम एनर्जी बैरियर, इसको मिनिमम क्यों कहा गया पता चला, क्योंकि इससे कम होगा तो नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको मिनिमम बोला। और इस मिनिमम एनर्जी बैरियर को हम ETH बोलते हैं। ई लिखना और छोटे से TH, ETH। क्लियर क्लियर, यहां से पता चलेगा। अब ये तो हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी का। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज, एक्टिवेशन एनर्जी इसका सिंबल होता है EA, इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्स्ट्रा समझ में आ गया? अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, किसको चाहिए? रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसके लिए? मॉलिक्यूल्स टू cross minimum energy barrier। थोड़ा लंबा लिख देता हूं,
मिनिमम एनर्जी बैरियर कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। देख लो, मान लो एग्जाम में अगर पूछा एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें तुमने एग्जामिनर को थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है उसका डेफिनेशन भी बता दिया और इसको पहले से लिखने की जरूरत नहीं है। और या फिर तुम इस तरह से लिख सकते हो, मान लो कि तुमने ऊपर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या लिख दिया है ऑलरेडी, तो इसलिए क्या लिखोगे, बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू गिव प्रोडक्ट भी लिखोगे तो भी चला जाएगा, तो भी चल जाएगा, टू गिव प्रोडक्ट, और टू गिव इफेक्टिव कोलिजन लिखोगे तो भी चलेगा। ये थोड़ा सा डेफिनेशन अच्छा लग रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड टू बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू ब्रिंग आउट द इफेक्टिव कोलिजन। इसीलिए हम इसको भी हम एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन कह सकते हैं। और अब नीचे क्या करना, इसको लिख देना। ओके, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ये इसका ER था, ये इसका EP था, ये मैंने EP लिख दिया, यहाँ पर ER लिख दिया, इतना एनर्जी ER, इतना एनर्जी EP। यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस लिख देना, रिएक्शन प्रोग्रेस लिख देना, और यहाँ पे क्या करना, एनर्जी लिख देना। ओके, ये जो डिफरेंस रहा, इस डिफरेंस को हमने ये बोला, और मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साथ बदल में लिखूंगा। ये था मान लो रिएक्टेंट के लिए, तो ये डैश मैंने प्रोडक्ट के लिए लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉर रिएक्टेंट लिख देना, फॉर रिएक्टेंट ये इक्वल टू ETH माइनस ER, फॉर प्रोडक्ट EA डैश इज इक्वल टू ETH माइनस EP। ये समझ में आ गया सब लोगों को? क्लियर हो गए सब लोग? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इस एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मान लो एक कोयला बाहर पड़ा है, तो वहां पर आग नहीं लग रहा है, क्यों? देखो, जब भी कोक और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं तो वहां से CO2 जलना चाहिए और CO2 मिलना चाहिए, C+O2। तो बाहर तो एयर है, ऑक्सीजन है, और बाहर अगर एक कोयला पड़ा है तो उस कोयले के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस कोयले के साथ उस ऑक्सीजन को रिएक्शन होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, और जो मिनिमम एनर्जी उनके पास नहीं है। लेकिन अगर हमने एक तीली जला दिया, मान लो माचिस मार दिया, तो वहां पे तुमने क्या किया, उसको एक्टिवेट कर दिया, उस कोयले को, और उस कोक को तुमने अभी एक्टिवेट कर दिया, उसको एनर्जी दे दिया। तीली मारा मतलब जो माचिस जो लगाते हैं उस कोयले के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम उसको एक्टिवेट करते हैं। जब वो एक्टिवेट हो गया तब ऑक्सीजन के साथ तो पूरा जल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है? इसीलिए कोयला का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है वो खुले, वो वहां पे अगर हम तीली नहीं लगाएंगे तो रिएक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि उनको रिएक्शन होने के लिए जितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी उनके पास है नहीं। लेकिन हम जब माचिस मार रहे हैं, माचिस लगा रहे हैं, अभी आग लगा रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उस रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं, तभी वो रिएक्शन होगा। समझ में आ गया? ये तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। इसका बहुत सारा भी एप्लीकेशन है जो कि हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मान लो कि इसका इस एक्टिवेशन एनर्जी का रेट के साथ क्या रिलेशन है, उसको देखो। अभी ये सब लोग लिख लिया, सब लोग लिख दिया। मान लो कि इसका मैं ये इस डायग्राम से ही मैं बता रहा हूं, पाथ मैं अभी इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। ये एक पाथ था जिस पाथ में इतना एक्टिवेशन एनर्जी है। मान लो कि एनर्जी अब एक अलग सा पाथ आ गया। अब इन दोनों पाथ में डिफरेंस क्या है बताओ? इस पाथ में इतना एक्टिवेशन एनर्जी था, अभी उस वैल्यू को ही ले लेते, ये 100 था, ये मान लो 40 था, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा इस पाथ पे? ये पाथ 1 है मान लो, और एक पाथ 2 है। इस पाथ 1 में कितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? 100 माइनस 40 इक्वल टू कितना? 60 चाहिए। पाथ 2 में कितना एक्टिवेशन एनर्जी है? इसका 40 था, ये मान लो ये 70, ये मान लो 60 है। क्लियर? तो ये जो यहां पर ETH क्या है, यहां पर जो ETH 60 है, तो इस पाथ का कितना होगा एक्टिवेशन एनर्जी? इस पाथ में अगर जाएगा रिएक्टेंट, इस पाथ में अगर जाएगा तो रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी 20 होगा, और इस पाथ पे अगर जाएगा, इस पाथ पे अगर जाएगा तो रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी 60 होगा, और इस पाथ से अगर जाएगा तो रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी 20 होगा। मान लो और एक पाथ दे देते हैं, थर्ड पाथ दे देते हैं, ये इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता रहा हूं। पाथ थर्ड, पहला वाला पाथ ये वाला 1 था पाथ, ये वाला पाथ 2 है, और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो अधिक ज्यादा होगा, अधिक होगा। ये सपोज 120 था,
ये 120 है ETH। तो इस पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी कितना है 40, 120, 40 मतलब 80। तो मैंने 3 पाथ दिया है, इन तीनों पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। पाथ 1 का एक्टिवेशन एनर्जी 60 था, पाथ 2 का एक्टिवेशन एनर्जी 20 आ गया, पाथ 3 का एक्टिवेशन एनर्जी 80 आ गया। अब इनके पास कितना था 40 किलो का एनर्जी था, ठीक है। इंटरनल एनर्जी 40 था, इतना ज्यादा चाहिए। यहाँ पर पार्ट 2 में 20 चाहिए, पार्ट 1 में 60 चाहिए, पार्ट 3 में 80 चाहिए। तब कब सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, पार्ट 3 में सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये है जहां पर ज्यादा एनर्जी तुम्हें चाहिए कोलिजन होने के बाद, वो वहां पे रेट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, रेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? जब रिएक्टेंट को ज्यादा एनर्जी चाहिए क्रॉस करने के लिए उस बैरियर में, तो नंबर ऑफ कोलिजन परसेंटेज कम हो जाता है। जैसे कि इस बुक वाले एग्जांपल में ले ABCDEF था, ये कि इसके पास 100 था, 200 था, 300 था, 400 था, 500 पहले इनका इंटरनल मनी था, और इसका मान लो 600 था। और एक बुक खरीदना है, मान लो बुक का प्राइस 500 है। अगर बुक का प्राइस 500 है तो एक बुक खरीदने के लिए किसके साथ और किसके साथ मिलकर बुक खरीद सकता है? ए बी के साथ अगर मिलेगा नहीं खरीद पाएगा क्योंकि 300 है। ए सी के साथ अगर मिलेगा नहीं खरीद पाएगा। ए डी के साथ अगर मिलेगा तो खरीद सकता है। तो यहाँ पर कितना 500 अगर बुक का प्राइस है तो कौन कौन से कोलिजन में बुक खरीद सकता है? ए डी के साथ मिलकर कोलिजन को खरीद सकता है और बुक खरीद सकता है। ए ई के साथ मिलकर भी खरीद सकता है। ए एफ के साथ मिलकर भी खरीद सकता है। तो मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ कोलिजन, इंटरेक्शन मतलब हम नंबर ऑफ कोलिजन ले रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन 3 है जब बुक का प्राइस 500 है। मान लो बुक का प्राइस क्या हो जाता है अभी 600 हो जाता है। अगर बुक का प्राइस 600 है तो ए बी के साथ जब मिलेगा बुक खरीद पाएगा क्या? नहीं खरीद पाएगा। तो 600 अगर प्राइस हो गया मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया। यहाँ पर ए बी के साथ जब 500 था एक्टिवेशन एनर्जी 400 था। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी 400 था तो 3 कोलिजन हो रहा था। मान लो एक्टिवेशन एनर्जी अभी जब बुक का प्राइस जब 600 हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया? अभी एक्टिवेशन एनर्जी हो गया 500। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 500 हो गया तो ए डी के साथ अगर मिलेगा तो बुक खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। सिर्फ किसके साथ खरीद पाएगा? ए ई के साथ खरीद पाएगा और ए एफ के साथ खरीद पाएगा, ठीक है। और खरीद सकता है ए एफ के साथ और ई के साथ। इज इट क्लियर टू ऑल? ए ई के साथ खरीद पाएगा और एफ के साथ खरीद पाएगा। उससे ज्यादा अगर और ए डी के साथ अभी नहीं खरीद पाएगा। तो अभी 3 कोलिजन हो रहा था तो नंबर ऑफ कोलिजन कम हो गया। और नंबर ऑफ कोलिजन अगर कम हो गया मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन और उसका जो रेट है वो कम हो गया। क्लियर? क्योंकि जो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड से ही हम रेट निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि अब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव कोलिजन कम हो जाएगा। और इफेक्टिव कोलिजन अगर कम हो गया तो उसका रेट भी कम हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो नहीं बनेगा। समझ में आ गया? तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है, जैसे कि मान लो बुक का प्राइस 300 था, अगर बुक का प्राइस 300 हो गया, यहाँ पर 500 था, यहाँ पर 600 था, यहाँ पर 300 हो गया, मतलब कितना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी? 200 चाहिए। तो ए बी के साथ भी खरीद सकता है, सी के साथ भी खरीद सकता है, डी के साथ भी खरीद सकता है, ई के साथ भी खरीद सकता है, एफ के साथ भी खरीद सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन बहुत ज्यादा हो गया। सो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा पर सेकंड में। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा पर सेकंड पे। अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा पर सेकंड तो इसका मतलब यही है कि उस रिएक्शन का रेट ज्यादा है। क्लियर? सो एक्टिवेशन एनर्जी ही डिसाइड करता है कि रिएक्शन का रेट कम होगा या फिर रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। क्लियर? सो अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है देन उसका रेट स्लो होगा। तो इस हिसाब से इस कॉन्सेप्ट में कौन से पाथ पे हाई रेट होगा? जब पाथ 2 था जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम था, इसका रेट सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम कहां पर होगा? जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब 8 वाला जो है, पाथ 8 जो है, यहां पर रेट सबसे कम होगा। इस पाथ 3 पे अगर रिएक्टर मॉलिक्यूल जाएगा तो वहां पर रेट बहुत ही स्लो हो जाएगा। और पाथ 2 पे अगर रिएक्शन जाएगा तो उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड करेगा कि रिएक्टेंट का जो
रे और रिएक्शन का जो रेट है वो हाई होगा या फिर लो होगा। मैं इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे लिख देता हूं। तो क्या होगा, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, और हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है सबको? इसका मतलब यही है, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई देन लो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, लो रेट ऑफ रिएक्शन, एंड इफ एक्टिवेशन एनर्जी is low, then higher rate of reaction. समझ में आ गया सब लोगों को इस कॉन्सेप्ट में? आई होप यू आर गेटिंग इट, क्लियर। अभी मैं इसमें और एक चीज जोड़ूंगा, जैसे कि तुम्हें थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया गया था, इसमें से भी एक क्लास में क्वेश्चन पूछता है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है और रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोल सकता हूं, रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट, ये मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी था। मेरे ख्याल से तुम्हें याद होगा, जो रिएक्टेंट का एनर्जी अगर प्रोडक्ट से ज्यादा है, इसको एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं, सो उसको हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इफ ER इज ग्रेटर देन EP, अगर रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, एंथैल्पी के हिसाब से हम कह सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये सबको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया गया होगा, जिसका ग्राफ इस तरह से आता है। एक दूसरा क्या था, एक्सोथर्मिक था, और जहां पर एनर्जी रिलीज हो रहा था, क्योंकि रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, तो एनर्जी निकल गया है। और एक क्या था, इसको भी नोट में लिख देना, मान लो रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, और ये इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, जब EP इज ग्रेटर देन ER, जो प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो उसको हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं इसको क्यों बता रहा हूं, ये तो एनर्जी के रिएक्टेंट प्रोडक्ट के एनर्जी के रेस्पेक्ट में तो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन और एक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि मान लो इसका एक्टिवेशन एनर्जी मैंने ये लिया, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने प्रोडक्ट का लिए में ये लिया, क्लियर। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब इसका ए वाला एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या मिला तुम्हें, EA डैश इज ग्रेटर देन EA। एक्चुअली ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अब यहां पर देख लो, लेकिन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन EA इज ग्रेटर देन EA डैश, या फिर हम कह सकते हैं EA रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन EA प्रोडक्ट। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, EA प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन EA रिएक्टेंट। इसको भी तुम लोग अपने नोट में मेंशन कर देना, ठीक है। इसको भी लिखना, इसको लिखने के बाद वो जो हाई और लो वाला कॉन्सेप्ट लिखना, और इसको भी तुम अपने नोट्स में मेंशन कर देना, ठीक है। मेरे ख्याल से एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, इस सबको क्लियर हो गया होगा। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेशन लिखना है, ग्राफ करना है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखना है नोट में, ठीक है। इस वीडियो में इतना है।